एक छोटे से गांव की रहने वाली एक 14 साल की लड़की जिसे कमसिन उम्र में एक साथ एक वक्त पे कई लड़कों से मोहब्बत हो जाती है। हालांकि इसे हम मोहब्बत नहीं बल्कि हवस की भूख कर सकते हैं कि आखिर एक 14 साल की नाबालिग लड़की इतनी कम उम्र में ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इस नादान मोहब्बत का जो अंत होता है जिसे सुन करके आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। तो बढ़ते हैं आज की इस पूरी क्राइम की कहानी की ओर। लेकिन इस क्राइम की कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी लोग हमारे साथ चैनल पे नए हैं वो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कहानी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूँ कोमल यादव। आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना 2 स्टेट, 2 जिला और 2 गांव से निकल के आती है। जहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये कहानी की शुरुआत मध्य प्रदेश से ही हो गया था, लेकिन इस पूरा कहानी का अंत जो होता है वो हरियाणा में आकर के होता है। हरियाणा के सोनीपत के राई थाना क्षेत्र के असदपुर गांव में एक मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ गांव के रहने वाले एक गंगाराम, जो करीब 3 साल से एक मकान में किराए पे रह रहा था। उस मकान मालिक का जो नाम है वो नाम भगत सिंह। वो भगत सिंह के ही रूम में किराए पे रहते थे। उस किराए के मकान पे उनकी पत्नी शोभाबाई और उनके 2 बच्चे भी उसके साथ रहता था। गंगाराम राजमिस्त्री का काम करता और उनकी जो पत्नी थी वो भी उन्हीं के साथ मजदूरी की काम करती थी। शोभा की गंगाराम के साथ यह दूसरी शादी थी। इससे पहले भी शोभा की एक शादी हुई थी, जिनके लगभग कुछ दिनों के बाद ही उनके पति का डेथ हो जाता। लेकिन उनके पहले पति से भी एक बच्चे होते हैं, जिन बच्चे का नाम नीतू होती है। वो नीतू बचपन से ही देखने में खूबसूरत, प्यार की, परिवार की लालन पोषण इस प्रकार से मिला, कभी उनको एहसास नहीं हुआ कि मैं इस परिवार का बच्चा नहीं हूँ। कभी उनको ये तक एहसास नहीं हुआ ये जो पिता है ये मेरे पिता नहीं है। और कभी उनके परिवार वाले के लोग उस बच्चे को ये एहसास नहीं होने दिया कि तुम मेरे घर के बच्चे नहीं। अब समय बीतता जाता है। नीतू की भी उम्र 13 साल की हो गई थी। बेटी नीतू 6ठी की कक्षा पास करके इसी साल 2023 में वो 7वीं की कक्षा में जाती है। परिवार वाले पास के ही स्कूल में उनको 7वीं की कक्षा में दाखिला करवाती है और फिर वहीं पे वो पढ़ने लगती। अचानक से 30 अप्रैल 2023 को वो नीतू जो होती है गंगाराम की बेटी, उनका संदिग्ध अवस्था में उनका मौत हो जाती। जिस घर में वो किराए के रूम पे रहते थे उसी घर के छत पे नीतू का शव पड़ा हुआ था। पिता एक कहानी बताता है कि उनकी बेटी उस दिन अपने पिता से किताब मांगी थी। वो पिता से बोली थी कि पिताजी मुझे किताब चाहिए अगली कक्षा के लिए। अब किताब भी खरीदना है, आप मुझे पैसा दे दो, या तो मैं मार्केट से जाके खरीद लूँगा या तो मुझे खरीद करके ला दो। वहाँ पे गंगाराम बताते कि मैंने अपने बेटी को बताया कि बेटी तुम किताब खरीदने कहाँ जाओगी, मैं ही किताब खरीद के ला दूंगा, नहीं तो मैं पैसे भेज दूंगा और तुम अपने माँ के साथ मार्केट जाके किताब खरीद लेना। अब ये बात मान करके गंगाराम की बेटी वो मान जाती है, वो बोलती है ठीक है आप लोग चल जाइए काम करके, वहाँ से पैसा जो होगा उस पैसे को लेकर के हमें किताब खरीद दीजिएगा। अब गंगाराम और उनकी पत्नी शोभाबाई काम पे निकलते हैं और लगभग 2:30 से 3 बजे के लमसम वहाँ जो काम कर रहे थे वहाँ वो बोलते हैं कि बिटिया की किताब खरीदनी है, आप मुझे कुछ पैसा दे दीजिए। वो बोलते हैं कि जहाँ काम कर उसी मालिक से कुछ पैसा लेते हैं और पैसा लेने के बाद वो अपने पत्नी को घर भेज देते हैं, बिटिया को किताब दिला देना। वो शोभाबाई भी अपने घर पहुंचती है, उस रूम पे पहुंचते। रूम पे पहुंचने के बाद वो जैसे रूम जाती है, रूम में उनका बेटी कहीं उन्हें दिखाई नहीं पड़ता। फिर वो छत पे पहुंचते हैं और छत पे जैसे ही पहुंचते हैं वो जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगते हैं। तभी उनके चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुन करके आस पड़ोस के लोग भी उनके चीखने और चिल्लाने की आवाज़ की तरफ आते हैं। कुछ लोग अपने अपने छत पे आकर के देखने लगता है आखिर हुआ क्या। तभी उस मकान के जो मालिक थे वो भी छत पे पहुंचते हैं। पता चलता है कि उस घर में जो रह रही नीतू थी, शोभाबाई की बेटी, वो बेहोश पड़ी हुई है। तभी आस पड़ोस के लोग भी उस छत पे पहुंच जाते हैं। तभी कुछ लोग वहां से तुरंत उस लड़की को लेकर के स्थानीय हॉस्पिटल पहुंचते हैं और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उसे एडमिट कराया जाता है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर इनका चेकअप करते हैं, डॉक्टर इनको मृत घोषित कर देते हैं। तभी इनकी खबर उनके पति गंगाराम को भी चल चुका था कि हमारी बिटिया के साथ कुछ अनहोनी हो चुका है। गंगाराम भी तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वो भी वहां रोने और चीखने चिल्लाने लगते हैं। पत्नी भी अलग तरह से रो रही थी कि उनकी बेटिया की मौत हो गई है। और अचानक से किसी भी माँ को अगर उनकी बेटी के मरने की खबर सुने
तो शायद उनके दिल पे क्या गुजरेगा जरा आप भी सोच करके देखें। तभी कुछ लोगों ने वहाँ के स्थानीय थाना को भी बताती एक लड़की है जो बेहोश होकर के गिरी और अचानक उनकी मौत हो गई। थाने वाले भी उस घटनास्थल पे पहुंचे। घटनास्थल पे पहुंचने के बाद उनके माता पिता से पूछते हैं कि तुम्हारी बिटिया की आखिर मौत कैसे हुआ। तभी तो वो बताते हैं कि साहब मुझे कुछ पता नहीं, हमने अपने पत्नी के साथ काम पे गए थे, लेकिन जैसे ही मेरी पत्नी मेरे घर आए वहाँ बिटिया मौत की स्थिति में पड़ी हुई थी। उन्हें जब हॉस्पिटल लाया गया तो डॉक्टर साहब ने यहाँ उसे मृत घोषित कर दिया। अब परिवार वाले पुलिस वाले को ये सारे बात बता ही रहे थे कि तभी डॉक्टर साहब पुलिस वाले को अपने चैम्बर में बुलाते हैं और उनको बोलते हैं कि ये घटना जो है ये घटना अचानक से नहीं बल्कि इस लड़की के साथ रेप भी हुई है और फिर इनका गला दबा करके हत्या भी की गई। अब पुलिस वाले जब ये सब बातों को लेकर के उनके माता पिता से पूछते हैं कि तुम्हें अगर किसी पे शक हो, किसी ने तुम्हारी बेटी का हत्या किया हो या किसी ने तुम्हारी बेटी के साथ घिनौनी जैसा कृत्य किया हो तो तुम उसका नाम बता सकते हो या तुम मुझे अज्ञात के बारे में एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हो। लेकिन परिवार के लोग बोलते हैं साहब मुझे किसी पे एफआईआर नहीं दर्ज करवानी है, मैं दिन भर कमाता हूँ पत्नी और पति मिल करके जिनसे मेरे घर चलते हैं और मुझे कुछ पैसा जो अपने घर भी भेजना पड़ता है। अगर मैं केस मुकदमा के चक्कर में पड़ूंगा तो शायद मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएंगे और परिवार वाले भी सड़क पे आ जाएंगे। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी एक बेटी चली गई और मैं अपने दोनों बच्चे को खोना चाहूँ। ये बात सुनकर के पुलिस वाले भी बोलते हैं ठीक है, अगर तुम्हें किसी पे एफआईआर दर्ज नहीं करवाना हो तो तुम एक लिखित रूप से दे दो, मुझे अपनी बेटी के शव का ना ही पोस्टमार्टम करवाना और ना ही आगे की कोई जांच करवाना। परिवार वाले भी इस चीज़ों से राजी हो जाता है। वो एक आवेदन लिखता है जिसमें ये पूरा मामला के बारे में दर्शाया जाता है, मुझे ना ही किसी पे शक है ना ही किसी पे कुछ, मैं अपने बेटी का शव अपने घर ले के जाना चाहता हूँ। तभी पुलिस वाले के सामने उस शव को पैक किया जा रहा था, लेकिन तभी कुछ मीडिया कर्मी भी उस घटनास्थल पे पहुंच चुके थे। मीडिया कर्मी को भी ये मालूम चल चुका था कि डॉक्टर साहब बता चुके हैं कि इस लड़की का मौत अचानक से नहीं बल्कि इस लड़की को मारा गया और उनके साथ रेप भी किया गया। अब जैसे ही ये बात मीडिया वाले सुनते हैं उस बातों को इतना बढ़ा चढ़ा करके खबरें सुनाते हैं कि पुलिस को एक चीज़ समझ में आ गया, अगर इस पूरा केस का जांच नहीं हुआ तो ये मैटर काफ़ी बड़ा हो सकता है। हालांकि हरियाणा में इस तरह की घटना जो काफ़ी तेजी से हुआ, जो लड़की को रेप करके हत्या की गई। अब ये पूरा मामला को लेकर के पुलिस वाले तुरंत ही उस लड़की के शव को अपने कब्जे में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम होने के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आते हैं। रिपोर्ट में तो ये बात पता चल चुका था कि इस लड़की की जो मौत हुई है वो मौत अचानक से नहीं बल्कि इस लड़की की मौत गला दबा करके की गई थी। और लेकिन ये बात वहाँ पे साबित नहीं हो सका जो इस लड़की के साथ पहले रेप भी हुआ। हालांकि ये बात गलत था, उस लड़की के साथ रेप नहीं बल्कि उस लड़की को मौत दी गई थी, वो भी गला दबा करके। अब पुलिस वाले जैसे इस रिपोर्ट को पूरा पढ़ते हैं, पूरा रिपोर्ट जानने के बाद अब पुलिस वाले उस कातिल के पीछे लग जाते हैं। आखिर इस कत्ल के पीछे छिपे हुए लोग कौन है, आखिर इस लड़की को मारने के पीछे वजह क्या है और इसको मारने वाले लोग कौन है। पुलिस वाले पूरी तरह से इनका जांच पड़ताल कर ही रहे थे। जांच पड़ताल करते करते उस घर पे पहुंचते हैं जिस घर में ये किराए के रूम लेकर के रह रहे थे। वहां पे पहुंचने के बाद उस घर के जो मालिक थे भगत सिंह, उनसे भी पूछा जाता है कि उस दिन इस घर में कौन कौन लोग आए और इस घर में किस किस लोगों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन भगत सिंह जो वहाँ बताते कि साहब इस घर में किसी और लोगों का तो इस घर में आना जाना है नहीं बल्कि यही परिवार जो इसमें किराए पे रहते हैं और बस मेरा परिवार। अब पुलिस को वहाँ भी कोई सुराग नहीं मिलता है आखिर इस लड़की का कत्ल का वजह क्या। पुलिस वाले फिर पूरा घटनाक्रम के बारे में स्थानीय लोगों से भी पूछना शुरू करता है। फिर स्थानीय लोगों से भी पता चलता है कि साहब जिस दिन ये पूरा घटनाक्रम हुआ था उस दिन ये पति पत्नी तो काम पे साथ गए हुए थे, लेकिन पत्नी दोपहर में अचानक से आती है और पति उनका बाद में सीधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं। पुलिस को थोड़ा सा शक वहीं पे होता है। फिर उनके पत्नी को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उसे थाना लाते हैं और थाना लाने के बाद उनके पत्नी से पूछा जाता है, लेकिन पत्नी तो पहले आनाकानी करते हैं। फिर उनके पति को भी गिरफ्तार करके उनसे भी पूछताछ होती है, लेकिन पति भी पहले नहीं बता पाते हैं कुछ भी। लेकिन जब पुलिस अपने स्तर से इन दोनों से पूछताछ करते हैं उसके बाद जो खुलासा होता है हर किसी के दिल को दहला देने वाला था। वो कहानी ये थी, गंगाराम वो नीतू जो थी वो नीतू गंगाराम की सतोली बेटे।
नीतू पहले मध्य प्रदेश में रहती थी, वो अपने दादी के साथ ही रहती थी। वहीं के पास की सरकारी स्कूल में वो पढ़ रहे थे। लेकिन उसी दरमियान उसे ना जाने कब लड़कों की लत लग गई और अलग अलग लड़कों से वो बात करने लगे। कुछ आस पड़ोस के लोग नीतू के दादी को भी ये बात जाकर के बताए कि तुम्हारी पोती के जो हरकतें हैं वो गलत दिशा में जा रही, तुम इस पे थोड़ा निगरानी रखो कि आखिर ये किस दिशा में जा रही है, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में और इस दिशा में जाना समाज के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन वहाँ पे नीतू के दादी बोलती है कि बिटिया की अभी उम्र ही क्या हुई है, बस 13 साल की उम्र है। जब ये धीरे धीरे परिपक्व हो जाएंगे तो शायद सारे रास्ता से भी अलग हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पे नीतू की दादी नीतू को समझाते भी हैं, जो बेटी तुम जो कर रही हो इस चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखो, ये समाज के लिए अच्छी बात नहीं, तुम लड़कों से दूर ही रहो तो शायद अच्छा रहेगा। लेकिन इस चीज़ों में कहीं भी सुधार नीतू के पास नहीं आता। नीतू का वही घूमने का अंदाज, वही लड़कों से मिलने का अंदाज, घर से बाहर निकलना, कभी टाइम पे घर नहीं आना, स्कूल में जब छुट्टी होती है तो उसके 1 से 2 घंटा के बाद वो अपने घर आते थे। यही बातों को लेकर के नीतू के दादी एक दिन शिकायत अपने बेटे से भी करते हैं कि बिटिया की यहाँ जो चाल चरित्र है वो थोड़ा खराब होते जा रहा है, तुम लोग जहाँ काम कर रहे हो क्यों ना तुम इसे भी वहीं लेकर रहो। अब जैसे ये बात गंगाराम सुनते हैं, उनकी पत्नी भी सुनती है, तो पहले तो उन्हें इस बातों पे भरोसा नहीं होता जो बिटिया के बारे में ये सारे बात जो बताई जा रही ये सही भी है या गलत भी है। गंगाराम की पत्नी शोभाबाई बोलते हैं कि क्यों ना बिटिया को भी यहीं लेकर के रखा जाए, हम लोग काम पे बाहर चले भी जाते हैं, घर में कोई रहते भी नहीं, बिटिया पढ़ने के लायक भी है, यहीं पास के स्कूल में उनका एडमिशन भी करा दिया जाएगा और घर पे रह करके थोड़ा खाना बना देंगे तो काम करने में भी थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि घर पे रह करके खुद सारे काम को देखते हैं और फिर खाना बनाते हैं और खाना खा करके काम पे जाते हैं। अगर नीतू यहाँ रहेगी तो कम से कम खाना बना देगी और खाना बनाने के बाद वो स्कूल भी चली जाएगी और हम लोग अपने अपने काम पे भी चले जाएंगे। काम के बाद अगर थक हार के घर भी आते हैं, बिटिया अगर खाना बना के खिलाएगी, कम से कम चैन से सो तो सकते हैं। फिर ये सारे बात सुन करके गंगाराम अपने गांव जाते हैं और गांव जाने के बाद वो अपनी बिटिया नीतू को लेकर के फिर वो हरियाणा पहुंच जाते हैं, असदपुर जहां वो रह रहे थे। फिर वहीं साथ साथ नीतू भी रहने लगती है। लेकिन एक दिन नीतू की माँ देखती है कि उनकी बेटी किसी लड़के से मोबाइल फ़ोन पे बात कर रही है। जैसे ही ये बात नीतू के माँ को पता चलती है कि मेरी बिटिया किसी लड़के से बात करती है और उनके प्रेम रिश्तों में है, अब ये बातों को लेकर के वो तो नीतू को समझाती है, बिटिया तुम कर रही हो, गलत कर रही हो, ये अभी तुम्हारी उम्र नहीं है किसी से प्रेम प्रसंग करने वाली, लेकिन आइंदा मैं ये चीज़ों देखना नहीं चाहता हूँ। उस दिन तो वो मोबाइल छीन करके रख लेती है। लेकिन फिर अचानक 1 से 2 दिन बाद तो सही, लेकिन फिर 2-3 दिन तो सही चलता है, लेकिन 2-3 दिन के बाद फिर वो देखता है कि नीतू फिर एक अन्य मोबाइल से किसी लड़के से बात कर रहा है। फिर उनके माँ वो मोबाइल भी लेता है और फिर उनसे पूछता है, उस दिन भी किसी अन्य लड़का का नंबर था, वो लड़का कोई और था, जिस लड़के से वो पहले बात कर रही थी वो लड़का नहीं बल्कि किसी दूसरे लड़का से बात कर रहा था। तब तक में समाज के कुछ अन्य लोगों से भी खबर सुनने को मिला था कि तुम्हारी बिटिया जो है वो देखते हैं कि किसी अन्य लड़कों के साथ घूमती रहती है, तुम दोनों जब काम पे जाती हो तो तुम्हारी बिटिया किसी दूसरे लड़कों के साथ घूमती रहती है। रोज़ रोज़ नए लड़कों के साथ घूमना और इतनी कम उम्र में वो भी अच्छी बात नहीं है। ये बातों को लेकर के नीतू की माँ उस पर निगरानी रखने लगता है। लेकिन एक दिन अचानक वो इस बातों को लेकर के देखती है कि उनकी बिटिया उनके सामने ही अब बात करने लगी है। लगभग 50 बार अपनी बिटिया को मना करते कि बिटिया तुम्हारी हरकत जो है ये समाज के लिए अच्छी नहीं है, तुम इस चीज़ों को बंद करो। लेकिन इस चीज़ों का असर बिटिया पे नहीं पड़ती है। फिर शोभाबाई को समझ में आ जाता है कि मेरे बस की बात नहीं है। ये सारे बात वो अपने पति गंगाराम को बताते हैं। गंगाराम भी जब ये बात को सुनता है तो अपना बिटिया से पूछते हैं कि बिटिया तुम जो कर रही हो ये गलत कर रही हो। लेकिन तभी अचानक वो लड़की नीतू उसी सामने अपने फ़ोन निकालती है और फ़ोन लगा के अपने बॉयफ्रेंड से बात करने लगती है। तभी गंगाराम देखते हैं उनकी बेटिया को अब कोई शर्म लिहाज नहीं है, वो उनके सामने भी अपने बॉयफ्रेंड से ऐसी बात कर रहे थे जैसे एक माता पिता मानो जिंदा नहीं एक मुर्दा अवस्था में हो। एक माता पिता वो अपने कानों से ये बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता जिस प्रकार से बिटिया अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रहे थे। यही बातों को लेकर के गंगाराम उनको काफ़ी डांटते हैं, फटकारते हैं, लेकिन नीतू वहाँ सीधा के सीधा जवाब दे देते हैं कि तुम मुझे कहने वाले कौन होते हो, ना ही तुम मेरे पिता हो ना ही तुम मेरा कुछ लगते हो। अगर तुम लोग ज़्यादा मुझे तंग करोगे तो मैं घर से निकल जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा। अब जैसे ही ये बात गंगाराम और शोभाबाई सुनता है
सुनने के बाद उन दोनों को एक चीज समझ में आ गया था, जो बेटियां अब कब्जे से बाहर हो चुकी है। अगर इस पे अब नकेल रखना, या तो इनकी शादी कर देनी होगी या तो इनके साथ कुछ और ही करना होगा। फिर दोनों रात में खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद दोनों आदमी सो जाते हैं। फिर सुबह सवेरे गंगाराम और शोभाबाई नीतू के कमरे में जाते हैं और नीतू के कमरे में जाने के बाद गंगाराम नीतू के हाथ पकड़ते हैं और उनकी माँ शोभाबाई जो होता है वो नीतू के छाती पे चढ़ के बैठ जाते हैं और नीतू के गला दबाने लगते हैं और नीतू के गला को तब तक दबा के रखते हैं जब तक नीतू का मौत ना हो जाए। फिर जब जान देखता है कि नीतू की मौत हो चुका है, फिर उनके शव को ले जा करके छत पे रख देते हैं और फिर ये पूरा ड्रामा वो बनाते हैं इस पूरे कत्ल को छुपाने के लिए, जो मौत भी हो जाए और ना कातिल का पता चले और ना कत्ल करने वाले लोग का पता चले और ना कत्ल की वजह पता चले। ये सारे ड्रामा तो वो सारे लोग बनाए थे, लेकिन कहा जाता है कि क्राइम को अगर कितने भी शातिर तरीका से किया जाए वो आज न कल इंसान के सामने आ ही जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि कानून अंधे जरूर होते हैं लेकिन कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। हालांकि इस केस को खोजने में पुलिस को टाइम लगता है, लेकिन पुलिस ने इस पूरा केस का खुलासा कर ही दिया कि इस कत्ल के पीछे कोई और नहीं बल्कि उस लड़की के माँ बाप ही है और कत्ल की वजह कोई और नहीं बल्कि एक लड़की को नए नए लड़कों की संबंध में आना और नए नए लड़कों से लत लग जाना, जिनकी वजह से पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। हालांकि ये कहानी यहीं खत्म होता है, लेकिन इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है कि आज के समय में आप अपने बच्चे को बिल्कुल भी अकेला ना छोड़ें। क्या पता किस समय में वो किस दिशा में जा रहे हैं, किस वक्त वो किसके साथ क्या गलत हरकतें कर रहे हैं, उसकी दिशा क्या है, वो किन लोगों से बात कर रहे हैं, उनके दोस्त किस प्रकार के हैं, ये सारे चीज़ों पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए। फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। कहानी अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कहानी का राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।